Okay, so the recording has started. So let us start today's lecture formally. Now, before starting today's lecture, one of the students who are present here has requested कि चूंकि कल थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, so जो लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी उसको क्विकली रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे. So in the last lecture, this was the problem which we will discuss at the end of the lecture. That is, we have a particle that is traveling along a straight line and its displacement as a function of time is given to you. You are asked to determine the position and distance traveled by this particle in time interval of 6 seconds. यही problem था जिसको आप चाह रहे थे. Okay. So first of all, जहाँ तक ताल्लुक इसके position का है, तो position can be determined by simply putting t equal to 6 in this function. So putting t equal to 6 will give us s equal to minus 27. That is, this particle would be at a position coordinate of minus 27 feet after 6-second time interval. Okay, now in order to find out the distance traveled, we need to track the path of this particle. That is, for how much time this particle is traveling to the right, what is going to be its extreme s towards the right. Then at what time this particle is going to travel towards the left. Again, what is going to be its extreme position once it reaches to that extreme left position. Then finally, what is going to be its end position. So we need to determine कि कितना extreme right or left तक ये move करता है, so that we can add up those lengths in order to find out the total distance traveled. उसके लिए हमने कहा था कि extreme position find out करने के लिए अगर आप ये जज कर लेते हैं कि ये particle किस time के ऊपर जीरो यानी वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रही है, तो वो आपके लिए एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड करना जो है वो आसान हो जाता है. वो एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड करने के लिए आपने किया क्या कि यू हैव पुट दिस वेलोसिटी फंक्शन टू बी इक्वल टू 0 और उससे आपको दो रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के, यानी t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 0 है. इन अदर वर्ड्स ये वो दो टाइम के लाइंस हैं जिसके ऊपर वेलोसिटी अपना साइन एक तरह से चेंज कर रही है. फिर आपने किया क्या कि इन चीज़ों को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, जिसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो दो रूट्स आए, अब यहाँ तो इत्तेफाक से होल नंबर्स आए 1 और 5, हो सकता है कभी आपके पास 1.2 और 3.8 आ रहे हो, तो आपने अपनी इस टेबल में उन दो रूट्स को लाजमी शामिल करना है, बिकॉज इन्हीं दो रूट्स पे आपको वो एस की एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पोजीशन जो है वो पता चलेंगी. तो अब आपने किया क्या इन द एंड, जब आपने ये टेबल बना लिया, इस टेबल बनाने के बाद आपने इस पार्टिकल के पाथ को ट्रैक किया कि जब टाइम 0 था, दिस पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द ओरिजिन. इट मींस कि आपके पास जो पोजीशन है इस पार्टिकल की वो ये पोजीशन आ रही है ओरिजिन के ऊपर. जब t इक्वल टू 1 था, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इट मींस कि द पार्टिकल वुड बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट. और t इक्वल टू 1 पे जो s की एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है दैट इज 10.5 मीटर्स या 10.5 फीट, वो ये आपकी पोजीशन आ जाती है. उसके बाद फ्रॉम 1 till 5 द वेलोसिटी इज नेगेटिव. ऐसे ही है, तो द वेलोसिटी इज नेगेटिव का क्या मतलब है कि द पार्टिकल वुड बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. और फिर 5 जब वेलोसिटी दोबारा 0 होती है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन आपको शो की गई है विच इज माइनस 37.5, वो आपकी ये वाली पोजीशन जो है वो हो जाती है. फाइनली फ्रॉम 5 to 6 द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. That is, the particle would be traveling towards the positive axis from its current position जो minus 37.5 की है. कितना ट्रेवल करना है जब तक कि पोजीशन कोऑर्डिनेट minus 27 नहीं हो जाता. So this is the position for t equal to 6 when s equal to minus 27. So overall अगर हम इसकी displacement की बात करें तो the displacement of this particle is going to be from its origin या जो इसकी reference position है to the final position which is this thing. So the displacement is s equal to minus 27. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक distance travel का है, तो distance travel के लिए हम करते क्या है कि इसका particle का path track करते हैं which is this length. उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक travel करता है and then finally it again travels from this point to this point. So the overall distance travel is going to be 10.5 feet plus 10.5 feet plus 37.5 feet plus 10.5 feet which is equal to 69 feet. तो जब आपको किसी भी प्रॉब्लम में डिस्टेंस ट्रेवल का कहा जाए तो उसमें आपने इसी तरीके को अप्लाई करना है. और उसमें जो क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि आपने वो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाली पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है. और वो किस तरह आप करेंगे, आप वेलोसिटी का 0 के बराबर पुट करके अपने जो है वो उसकी रूट्स देखेंगे और उन रूट्स को आपने अपनी इस टेबल में लाजमी शामिल करने हैं. हर दफ़ा रैंडमली 1 2 3 4 5 नहीं कर देना. मे बी आपका रूट हो सकता है 1.5 और 2.7 हो. अगर आप 1 2 3 4 5 करेंगे तो कभी भी आप वो एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो लोकेट नहीं कर सकेंगे.
Is it clear to all of you? Okay, I hope कि those who are attending online वो तो कल चूंकि यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने समझ ही लिया है. Let us begin today's lecture. So starting with today's lecture, this is the slide which is shown to you. That is, we are going to cover the topic which is shown bold on this slide. Rectilinear kinematics, erratic motion. Today we are going to inshallah complete this particular topic. और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो जनरल कर्विलिनियर मोशन की भी एक दो स्लाइडें जो है वो देखेंगे. ओके, जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड एरेटिक मोशन. कॉन्टिन्यूस मोशन हम उस वक्त कहते हैं व्हेन अ पार्टिकल हैज अंडरगोन कॉन्टिन्यूस मोशन इफ its complete motion can be described using a single mathematical function, whereas in case of erratic motion, ये जिसको हम irregular या inconsistent motion भी कहते हैं, उस केस में होता क्या है कि the particle's motion cannot be described using a single mathematical function. rather आपका 2 या 3 टाइम पीरियड जिसमें वो पार्टिकल डिफरेंट फंक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हवाले से जो है वो उसकी एनालिसिस करते हैं. सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर व्हिच इज रेक्टिलिनियर काइनेमैटिक्स erratic motion. Whenever a particle's motion during a time period is erratic, yani inconsistent या irregular, it may be difficult to obtain a continuous mathematical function to describe its position, velocity or acceleration. So instead, the motion may best be described graphically using a series of curves that can be generated experimentally from the computer output, or एक्सपेरिमेंटली के बजाय हम ग्राफिकली के बजाय यहाँ इसको एनालिटिकली इन कर्व्स को जो है वो जनरेट कर रहे होंगे, हम फंक्शंस बना रहे होंगे और उन फंक्शंस की मदद से हम इन कर्व्स को जनरेट कर रहे होंगे. अब जहाँ तक ताल्लुक इसकी थ्योरी का है तो थ्योरी इज नॉट दैट मच डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. सिर्फ फर्क क्या है इसमें और पहले टॉपिक में कि पहले पूरे के पूरा जो सोल्यूशन था वो एक मैथमेटिकल फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था क्योंकि आपका मोशन कॉन्टिन्यूस था. इस केस में आपके पास वो पार्टिकल डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट फंक्शंस को फॉलो कर रहा होगा. फॉर्मूले वही हैं जो इससे पहले आपने रेक्टिलिनियर काइनेमैटिक्स के पढ़े थे, लेकिन आप उसको टाइम इंटरवल के हिसाब से उसकी तमाम एनालिसिस जो है वो कर रहे होंगे रादर देन अ सिंगल फंक्शन. अब इसमें आपको यू कैन हैव 3 डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक. द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम इज कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम या जिसको हम एसटी कर्व कहते हैं वो आपको किसी भी पार्टिकल का नोन है और आपसे कहा जा रहा हो कि you need to generate the velocity time curve as well as the acceleration time curve for the complete motion of that particle. उसमें आप किस तरह करेंगे कि अगर आपको ST कर्व का पता है, उस कर्व को आप एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे या उस फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द VT कर्व. उसको आप प्लॉट कर लेंगे. इसी तरह उसको एक और दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको AT कर्व जो है वो मिल जाएगा. So the first set of problem is that the ST curve is given to you and you are asked to determine the velocity time and acceleration time कर्व. द सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको एक्सेलरेशन टाइम कर्व जो है वो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यू नीड टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. उसका क्या तरीका होता है कि आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द वेलोसिटी टाइम कर्व, एक और दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. सो द 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स तो आपकी ये हो गए. द थर्ड सेट इज कि आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व दे दिया जाए यानी एएस कर्व दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसका करस्पॉन्डिंग वीएस कर्व जनरेट करें, या ऑल्टरनेटली वीएस कर्व दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो जनरेट करें विदाउट इन्वॉल्विंग द टाइम वेरिएबल. वो किस तरह किया जा सकता है, कोई आइडिया? डू यू रिमेंबर द थर्ड जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन? व्हाट वाज दैट इक्वेशन? I'm not talking about constant acceleration. I'm talking about the general kinematic equation. AdS equal to VdV. ये आपके पास तीसरी इक्वेशन थी अगर आपको याद हो. पहली इक्वेशन क्या थी? V equal to ds by dt. Second equation was A equal to dV by dt. And the third kinematic equation was AdS equal to VdV. वो इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते थे? If acceleration is given to us as a function of displacement and we are asked to find the velocity in any problem, तो फिर हम AdS equal to VdV वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करते थे. बिल्कुल इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या एएस ग्राफ गिवन है और आपसे वीएस ग्राफ कहा जा रहा है या वीएस ग्राफ गिवन है आपसे एएस ग्राफ कहा जा रहा है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन AdS equal to VdV और उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके आप वो रेलेवेंट कर्व बना सकते हैं. हम आज के लेक्चर में इन तीनों सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के हवाले से एक एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि इरेटिक मोशन के केस में किस तरह आपने प्रोसीड करना होता है, किस तरह आपने मुख्तलिफ कर्व्स जनरेट करने होते हैं और ना सिर्फ कर्व्स जनरेट करने होते हैं बल्कि साथ साथ हो सकता है कुछ अननोन क्वांटिटीज भी हों, वो भी आपने साथ साथ उन प्रॉब्लम में डिटरमिन करनी होती हैं. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक मोर एलेबोरेटली यूजिंग वेरियस एग्जाम्पल्स जो कि अभी हम एक एक करके
सॉल्व कर रहे होंगे. Okay, the problems and examples which are relevant, examples जिस तरह मैंने कहा 12.6, 7, 8 तीनों हम आज क्लास में करेंगे because 12.6 is relevant to the first set of problem, 12.7 जो है वो second set of problems के हवाले से, और 12.8 जो है वो third set of problem के हवाले से, और उसके अलावा हम फिर एक्सरसाइज का भी एक आध प्रॉब्लम जो है वो जो थोड़ा सा डिफरेंट इन तीनों एग्जाम्पल से उसको भी हम सॉल्व कर रहे होंगे. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यहाँ शो किए गए हैं. इनमें से जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम एक आध प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे. Okay, starting with the very first example of this erratic motion. You have a particle which is traveling along a straight line path. So आपके पास ये जो particle है या ये जो person है who's riding a bicycle. So this particle is traveling along a straight line and its displacement time curve is shown to you. The motion of this particle is erratic. Erratic motion किस तरह है कि आपको पहले 10 सेकंड के दौरान गिवन है कि दिस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप s इक्वल टू t स्क्वायर. सो फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड s इज इक्वल टू t स्क्वायर का रिलेशनशिप फॉलो किया जा रहा है. फॉर द नेक्स्ट 20 सेकंड्स दैट इज फ्रॉम 10 till 30 दिस पार्टिकल इज following a straight line relationship between s and t, and that straight line relationship or linear relationship is given to you as s equal to 20t minus 100. So आपके पास दो phases हैं motion के. In the first phase s is equal to t square. In the second phase s is given to you as 20t minus 100. So this particle is following erratic motion और आपसे कहा जा रहा है कि for this displacement time curve, yeah, from this displacement time curve of the particle, you need to generate the corresponding velocity time graph as well as the acceleration time graph. The question is clear to you. Erratic motion का समझ आ गया है. इससे पहले अगर मैं continuous motion देखता तो ये दो फंक्शन नहीं आ रहे होते बल्कि पूरे के पूरा 0 से 30 सेकंड एक ही पॉलिनोमियल के साथ आपने डिफाइन किया हुआ था, तो वो continuous motion था. यहाँ चूंकि आपके पास जो पार्टिकल है इट इज फॉलोइंग डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो आपके पास ये पार्टिकल जो है वो इरेटिक या इनकंसिस्टेंट मोशन कर रहे हैं और फिर आपने इसकी फेज वाइज एनालिसिस करनी है. जहां तक ताल्लुक इक्वेशंस का है या फॉर्मूलों का है वो वही इक्वेशन है जो हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, लेकिन अब आप पूरे मोशन के बजाय उसको इंडिविजुअल फेजेस ऑफ मोशन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे. नाउ इरेटिक मोशन में जो सबसे अहम चीज है समझने के लिए, काइंडली दोबारा गौर से सुने, इरेटिक मोशन में जो सबसे अहम चीज है आपकी समझ के लिए वो ये है कि आपकी बाउंड्री कंडीशंस इन फेजेस के हिसाब से चेंज हो जाती हैं. मसलन जो फर्स्ट फेज की फाइनल बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपकी सेकंड फेज की इनिशियल कंडीशंस बन जाएगी. इसी तरह अगर वो 3 फेजेस होते तो सेकंड फेज की फाइनल बाउंड्री कंडीशंस आपके थर्ड फेज की इनिशियल कंडीशंस बन जाती हैं. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं या इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जो बाउंड्री कंडीशंस या लिमिट्स आप पुट कर रहे होते हैं उनको उसी हिसाब से आपने हर फेज के हिसाब से मॉडिफाई कर लेने हैं. So this particle is having 2 phases of motion. In the first phase, s is equal to t square is given to you. In the second phase, s equal to 20t minus 100 is given to you. Now, before starting the solution of this problem, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि let us suppose कि मैं आपसे कहता कि आपके पास ये जो linear relationship है s equal to 20t minus 100. Let us suppose that this linear relationship for the particle is not given to you. Rather, ये graph तो आपको given था, but that linear relationship is somehow missing on that graph. Is there some way of finding that linear relationship? Yes. Anyone volunteer? जी. सर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे. हमारे पास इसके 2 पॉइंट्स हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट. काइंडली जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं अभी फिलहाल, जब ऑनलाइन वालों से क्वेश्चन हो तो आप जवाब दें. अभी फिलहाल मैं जो फिजिकली प्रेजेंट है यहाँ उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ. जी. ओके, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज दैट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? दोबारा बताएंगे. ओके, जी आपको इक्वेशन बता रहे हैं. देखिए, आपको जब भी कहा जाए, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि whenever you are asked to determine the equation of a straight line, then there are at least 2 different ways of finding the equation of a straight line. The first one is क्या नाम है आपका? फरहान. जैसे कि फरहान ने कहा, the first way of finding the equation is y equal to mx plus c, in which m is the slope and c is the y intercept. ठीक है, y intercept क्या होता है कि जहां वो स्लोप y एक्सिस को कट करे
वो आप जो है वो इंटरसेप्ट देखते हैं. सो वन वे और द इजियर वे इज y इक्वल टू mx प्लस c. आपका क्या नाम है? तारिक. तो द सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वो है जो तारिक बता रहे हैं, जिसमें आपने देखा था कि y2 माइनस y1 ओवर y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1. सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि y इक्वल टू mx प्लस c जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि जब भी हमें लीनियर रिलेशनशिप अगर तो ग्राफ पे गिवन है वी कैन डायरेक्टली यूज दैट रिलेशनशिप. हाउएवर if the relationship is not given to us on that graph, so we can always derive the function अगर हमें वो उसके coordinates पता हैं. मसलन इस केस में अगर हम कहते हैं कि 20t minus 100 नहीं given, तो equation of a straight line is y equal to mx plus c. In this case m is the slope and c is the y intercept. चूंकि हमारे पास y axis के ऊपर coordinate s है, x axis के ऊपर t है, so अगर हम अपनी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसको मॉडिफाई करें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है s इक्वल टू एम टी प्लस सी, जिसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है, s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और t जो है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जहां तक ताल्लुक स्लोप का है तो स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. सो फॉर दिस लीनियर रिलेशनशिप विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, y2 इज 500, y1 is 100, x2 is 30, x1 is 10. So putting the values, the slope of this line comes out to be 20. So ये आपके पास slope आ जाएगी which is 20. So our equation would become s equal to 20t plus c. यहाँ तक clear है एक को जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं? Okay. अब आपके पास line की equation आ गई s equal to 20t plus c. The next step is you need to find that y intercept. अब वो y intercept find करने के अगेन दो तरीके हैं. वन इज द ग्राफिकल मेथड कि आप इसको एक्चुअल ग्राफ पे प्लॉट करें, उसको एक्सटेंड करें, जहां वो टच कर रहा होगा y एक्सिस को, वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट ग्राफिकल मेथड, एनी अदर स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम फरहान एंड तारिक जो जवाब देना चाहे कि ये y इंटरसेप्ट एनालिटिकली हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? वैल्यूज पुट कर दें. कौन से पॉइंट की, इनिशियल या फाइनल की? अगर फाइनल की पुट करते हैं टी और एस दोनों फाइनल वाले होंगे, अगर इनिशियल की पुट करते हैं टी और एस दोनों इनिशियल. बिल्कुल ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस y इंटरसेप्ट आपके पास s इक्वल टू 20t प्लस c जो इक्वेशन आई है, आइदर यू आर गोइंग टू पुट द values of s and t at the initial point which is this point, or you are going to put the values of s and t of the final point which are this point. So या तो आप 100 और 10 पुट कर लें s और t, या 500 और 30 पुट कर लें इस इक्वेशन में, you will get the same value of this y intercept. For example यहाँ हमने किया क्या है कि हमने initial values पुट किए कि when t equal to 10, s आपके पास 100 था. So putting all these values will give us the value of c, which is the y intercept, to be equal to minus 100. So now our equation of a straight line is complete, and the equation would become s equal to 20t minus 100, जो कि एक्चुअली आपको ग्राफ के ऊपर गिवन भी थी. ये वो है कि अगर आपको इन केस के लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ पे गिवन नहीं है तो देन यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ straight line equation in order to find out that linear relationship. Again ये सिर्फ linear relationship के लिए, quadratic या higher order polynomial अगर कोई है तो वो तो definitely आपको given होगा ही होगा ग्राफ के ऊपर. Is it clear to all of you? Okay, those who are attending online, कोई क्यूरी आपकी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के हवाले से? क्लियर है तमाम चीजें? तो हम फिर सोल्यूशन की तरफ आए इस क्वेश्चन के. Okay, since all the things are clear to you, so let us move to the solution of this problem. Okay, solution की तरफ जब हम जा रहे हैं तो we are asked to determine or draw two things. The first one is the corresponding velocity time graph for this case of erratic motion, and secondly the acceleration time graph for this particle. So in order to draw the velocity time graph, what should be the procedure? कोई एक बंदा जी. बिल्कुल ठीक है. So for the first phase of motion, which is from 0 till 10 seconds, this is the first phase of motion which is 0 till 10 seconds. The displacement as a function of time is given to you, that is f is equal to t square. So in order to find out velocity, velocity क्या होती है? It is the first time derivative of displacement, that is ds by dt. So differentiating this function with respect to time would give us the value
क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें इट वुड बिकम 2t. सो दिस इज द फंक्शन v इक्वल टू 2t, जो वेलोसिटी टाइम फंक्शन आपको जो है वो मिल गया. आपने किया क्या कि एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट फेज the extreme time limit was 10 seconds, so putting t equal to 10 here would give you the value of velocity to be equal to 20 feet per second at the end of first phase of motion. So जहां तक ताल्लुक फंक्शन का है v equal to 2t, ये कौन सा रिलेशनशिप है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान? लीनियर रिलेशनशिप है. If it is a linear relationship, then what should be the graph of vt? Straight line. कहां से ये ओरिजिनेट होना चाहिए? ओरिजिन से. वजह क्या है कि 2t है. व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0, v वुड बी इक्वल टू 0. सो यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल 20. टाइम 10 होगा, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चूंकि आपके पास 20 आ रही है, इट मींस कि आपके पास जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ इस तरह का आना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होके वेलोसिटी की वैल्यू 20 के ऊपर जाके ग्राफ जो है वो रुक रहा हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरी इस हवाले से? ओके, फॉर द सेकंड फेज ऑफ मोशन विच इज फ्रॉम 10 till 30 seconds, the velocity, the displacement function is given to you as s equal to 20t minus 100. So in order to determine the velocity, we are again going to take the first derivative of this displacement with respect to time. So once you take the derivative of 20t minus 100, 20t का derivative क्या हो जाता है? 20, और 100 का derivative क्या होगा? 0. So it means कि 20t minus 100 का derivative आपके पास 20 आ गया. That is the velocity for the second phase of motion is going to be constant. ग्राफ में ये कैसे प्लॉट होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन आ जानी चाहिए 20 के ऊपर. सो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आ गया कि फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन आपके पास लीनियर रिलेशनशिप आ रहा था v इक्वल टू 2t अप टिल द वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 फुट पर सेकेंड, और फ्रॉम 10 till 30 सेकेंड the graph is going to be a straight horizontal line because the velocity is constant. So this is how we have generated the velocity time curve for this particle which is having erratic motion but traveling along a straight line. Is the velocity time curve clear to all of you? Yes. देखिए फॉर्मूले जिस तरह हमने पहले बात की थी, क्योंकि रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स है तो फॉर्मूले तो वही हैं जो इससे पिछले टॉपिक में इस्तेमाल हुए थे. फर्क क्या है इसमें और इरेटिक मोशन में कि बजाय इसके कि हम कंप्लीट मोशन पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम फेज वाइज जो आपके फंक्शंस हैं उनके ऊपर वो फार्मूले जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. और फेज वाइज जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमने बाउंड्री कंडीशंस का ख्याल रखना होता है. डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो हमने देख लिया कि 20 फीट आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन के वक्त मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि किस तरह आपने बाउंड्री कंडीशंस को चेंज करना है अपनी. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वेलोसिटी टाइम कर्व इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई क्वेश्चन जो आपका वेलोसिटी टाइम कर्व के हवाले से पूछना चाहें? ओके, नाउ मूविंग टू द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो अगेन फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन which is from 0 till 10 seconds, the velocity function is given to you as v equal to 2t, जो already आपने पिछले स्टेप में फाइंड किया था. So in order to find out acceleration is basically the first time derivative of velocity. So a v by dt, so आप जब 2t को differentiate करेंगे it comes out to be 2 feet per second square. It means कि आपके पास जो acceleration है for the first phase of motion is going to be constant which is 2 feet per second square. इस acceleration को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में बनाना चाहें तो किस तरह का ग्राफ होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए 2 फीट के ऊपर. सो आपके पास एक इस तरह की लाइन आ जाएगी फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ. फॉर द सेकंड फेज ऑफ मोशन विच इज फ्रॉम 10 till 30 seconds, the velocity was constant which is 20 feet per second, जो कि आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड की थी. So once the velocity is constant, the first derivative of velocity with respect to time is going to be 0. So for the second phase of motion, आपके पास acceleration जो है वो 0 आ गई. So for the first phase, the acceleration is constant, which is 2 feet per second square. For the second phase of motion, आपके पास जो acceleration है, that is going to be 0. या आपने उसको जो draw करना है तो 0 वाली जो acceleration की line है उस पर आपने 10 से 30 seconds तक एक जस्ट सिंबॉलिकली एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी. सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज नोन टू यू.
Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, those who are attending online, do you have any question regarding this example? अगर कोई क्वेश्चन है, you can raise your hand. शायद आप अपने आप को अनम्यूट अगर नहीं कर सकते तो आई एम गोइंग टू लेट यू आस्क द क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. Okay, so since no hand is being raised up till this point, so it means that everything is clear to you. So let us move to the next example, which is going to be from the second set of problems, जो कि आपसे अभी start में हमने share की थी. Okay, इस problem में क्या है कि you have a particle which is starting from rest and then travels along a straight line such that for the first 10 seconds of motion, this particle is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. So for the first 10 second, आपके पास ये जो particle straight line में travel कर रहा है, it is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square starting from rest. For the second phase of motion, which is from 10 seconds onward, this particle is decelerating at a constant rate of -2 meters per second square. So पहले 10 सेकंड वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके बाद वो कांस्टेंट रेट के साथ डिसेलरेट कर रहे हैं. अब अगर ये डिसेलरेट कर रहे हैं किसी रेट के साथ, तो देयर इज गोइंग टू बी सम पॉइंट वेयर दिस पार्टिकल इज गोइंग टू स्टॉप. सो आपने ना सिर्फ इस AT ग्राफ से करस्पॉन्डिंग VT और ST ग्राफ जनरेट करने, बल्कि आपने साथ साथ वो टाइम भी फाइंड आउट करना है T डैश, जिसके ऊपर जाके अगर ये इस रेट के साथ डिसेलरेट करे, ये पार्टिकल किस टाइम पे जाके इट इज गोइंग टू स्टॉप. सेकेंडली, जो एक और चीज आपने फाइंड करनी है कि स्टॉप होने तक इसने कितना पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो ट्रेवल किया है, वो भी आपने जो है वो डिटरमिन करना है. तो यू नीड टू डिटरमिन टू थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग द VT and ST ग्राफ. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम जिस पे जाके ये रुक रहा है, और रुकने तक इसने कितना पोजीशन कोऑर्डिनेट ट्रेवल किया है, दैट यू नीड टू डिटरमिन. सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, if the question is clear to all of you, let us move towards the solution of this problem. Again, starting with the velocity time graph. कि किस तरह हमने velocity time graph generate करने from this acceleration time graph. Okay, for the first phase of motion, which is from 0 till 10 second, the acceleration is given to you as 10 meters per second square. So since the acceleration for first phase of motion is known to us, that is a equal to 10 meter per second square, but we also know that acceleration is dv by dt, so we can write dv equal to a dt. So आपके पास ये चीज आ गई है dv equal to a dt, which is 10 dt in this particular case. Then you integrate both sides of this equation and putting the boundary conditions जो कि आपको given है कि since it is starting from rest, so initial velocity इसकी 0 हो गई when t equal to 0. आपने इसकी velocity find करनी है when t equal to t. So once you integrate it, 10 dt, 10 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल लें तो क्या आता है? इंटीग्रेशन कुछ याद है? डायनेमिक्स में आपको काफी फ्रीक्वेंटली ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो अपनी मैथमेटिक्स, मैट्रिक, FSC और जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस का कोर्स पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें. अगर आपके पास डायनामिक्स की बुक है तो काइंडली इस 12th एडिशन के आखिर में डिफरेंट अपेंडिक्स में ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवीजन के लिए आपको दिए गए. एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इन फॉर्मूलों को. वी आर नॉट गोइंग टू चेक कि आपका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का एग्जाम लेना है, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए. साइन का डिफरेंशियल, कॉस का डिफरेंशियल, क्योंकि वो आगे जगह जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे. तो कोशिश करें जो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं आप उनसे थोड़ा सा नो हाउ रखते हो, ताकि हम जो है वो उनको यहाँ फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. वो आप अपनी डायनामिक्स की ये 12th एडिशन वाली बुक के मुख्तलिफ अपेंडिक्स जो गिवन है, मेरे ख्याल में अपेंडिक्स 1 या 2 है जिसमें इन फॉर्मूलों को रिवाइज कराया गया, वो एक दफ़ा जाके थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं. सो लेफ्ट साइड पे dv को आपने इंटीग्रेट किया, आपके पास v आ गया. राइट साइड पे जब आपने इंटीग्रेट किया dt को तो आपके पास t आ गया. सो द vt रिलेशनशिप वुड बी इक्वल टू v इक्वल टू 10t. For first phase of motion, the extreme time limits are t equal to 10 seconds. So putting the value of t equal to 10,
will give you the value of velocity to be equal to 100 meters per second. That is, this particle would have a velocity of 100 meters per second at the end of phase 1 of motion. So अगर मैं ग्राफ की बात करूं, VT ग्राफ की, V और T का रिलेशनशिप आपके पास क्या है? 10T. ग्राफ किस तरह का आना चाहिए? Since again it is a linear relationship, so it is going to be a straight line starting from origin till 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 एंड v 100 मीटर पर सेकेंड. सो एक तरह से आपका फर्स्ट फेज ऑफ मोशन का ग्राफ जो है वो यूं बनना चाहिए जिसमें आपके पास ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 100 आ जानी चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ, VT ग्राफ फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन. Is it clear to all of you? Okay, now the second phase is critical. For the second phase of motion, which is from 10 till t dash, the acceleration is again constant, but it is a equal to minus 2 meters per second square. So again writing dv equal to a dt, it would become dv equal to minus 2 dt. The important thing here is कि आपने ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी है इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है कि सिंस इट इज द सेकेंड फेज ऑफ मोशन, सो द फाइनल बाउंड्री कंडीशंस ऑफ फेज 1 would now become the initial conditions of phase 2. It means के लेफ्ट साइड पे आप वेलोसिटी की लिमिट्स लगा रहे हैं, तो चूंकि एंड ऑफ द फेज 1 पे वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड थी, तो आपने वेलोसिटी की जो लोअर लिमिट है उसको 100 अपनी इस इंटीग्रेशन में जो है वो पुट करना है. इसी तरह आपके पास जो टाइम की लोअर लिमिट थी एट द एंड ऑफ फेज 1 वाज 10 सेकेंड, सो आपने उसको यहाँ 10 के बराबर पुट कर लेना है. सो काइंडली यहाँ तो सिर्फ 2 फेजेस ऑफ मोशन है, मे बी कभी आपको एक एरेटिक मोशन पार्टिकल का गिवन हो जिसमें 3 या 4 फेजेस हो, तो हर फेज में आपने यही लॉजिक को अप्लाई करना है कि the initial conditions of phase 1 would become the final conditions of phase 1 would become the initial conditions of phase 2. Similarly, phase 2 की जो final condition है, they would become the initial conditions of phase 3 and so on. So once you integrate it, the velocity time relationship for this second phase of motion would comes out to be v equal to minus 2t plus 120. So this is going to be the velocity time relationship for the second phase of motion, that is from 10 till t dash. Okay, now since the particle was decelerating, particle decelerate हो रहा था, so once it is decelerating, what should be the value of velocity at the end of phase 2? यानी वो डिसेलरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके आपका ये पार्टिकल रुक जाना है. सो वंस दिस पार्टिकल स्टॉप्स, then the value of velocity is going to be equal to 0. So putting the value of v equal to 0 in this equation will give you time t equal to 60 seconds. Therefore आपके पास ये पार्टिकल अगर इस रेट के साथ डिसेलरेट होता गया तो it is going to stop at t equal to 60 seconds. So वो टाइम t डैश आपने डिटरमिन कर लिया जो आपसे पूछा गया था. बट इसका VT ग्राफ की अगर हम बात करें तो what should be the VT graph for this second phase of motion? Second student जो यहाँ फिजिकली मौजूद है, आप बता सकते हैं ग्राफ सेकंड फेज का कैसा होगा? क्यों नहीं बता सकते? क्या रिलेशनशिप है V और T का सेकंड फेज का? It is V equal to minus 2t plus 120. So it is a linear relationship. So the graph is going to be a straight line. Slope क्या आ रही है आपके पास इसमें? -2. So negative slope का क्या मतलब है? The slope is decreasing. So आपके पास अगर पहले फेज का ग्राफ ये आया था, it means कि सेकंड फेज का ग्राफ कुछ इस तरह का आना चाहिए. कहाँ जाके ये एक्सिस को कट करना चाहिए? 60 के ऊपर. So आपका एक तरह से ग्राफ जो है वेलोसिटी 0 हो रही है तो आपका ग्राफ VT का इस तरह बन जाना चाहिए. So the first phase of motion, the velocity time relationship is 10t, तो आपका ग्राफ ये बना था. For the second phase of motion, since the slope is negative, आपकी velocity 0 हो रही है, so v equal to minus 2t plus 120, आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का प्लॉट होना चाहिए. I hope के this velocity time graph and this time t equal to 60 seconds is clear to all of you. अच्छा चलें एक छोटा सा सवाल आपसे, जस्ट अ मिनट, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, पहले मैं एक सवाल करूं, मैं भी शायद वही सवाल आप ही करना चाह रहे हूं. मेरा सवाल आपसे ये है कि t इक्वल टू 60 सेकंड्स आपके पास आया एट द एंड ऑफ फेज 2. अब क्या आप कहेंगे कि पहले फेज के एंड पे 10 सेकंड्स था,
10 + 60 टोटल 70 सेकंड्स पे जाके पार्टिकल स्टॉप हुआ है? यस और नो? यस वाले कौन है? और यस वाले अपनी लॉजिक ने, फिर नो वालों से भी बात करते हैं। ओके, नो वाले कौन है? लास्ट स्टूडेंट। ये 70 पे जाके रुक रहे हैं या ओवरऑल 60 पे जाके रुक रहे हैं? तो कैसे आपने, क्यों ये हमें दोनों का ऐड नहीं करना चाहिए था? वजह दैट इज द रीजन कि आप कहीं गलती से ये ना कर दें कि 10 + 60 70। ऑलरेडी आपने जो सेकंड 60 निकाला है उसमें इन इनिशियल कंडीशंस को शामिल कर दिया अपनी लिमिट्स में, तो यू डोंट नीड टू ऐड 10 + 60। ऑलरेडी ये जो 60 आया है इसमें वो 10 शामिल हुआ हुआ है। सो ओवरऑल दिस पार्टिकल इज गोइंग टू स्टॉप एट t = 60 सेकंड, जिसमें वो 10 सेकंड्स ऑलरेडी शामिल हुआ हुआ है। इज इट क्लियर जी? तारिक, अब आप पूछना चाह रहे थे। a is dv/dt, ऐसा ही है, तो dv कितना हो जाएगा? a dt। सिंपल, dt को उस तरफ ले गया हूं ना, तो dv इज a dt। ठीक है, उसके बाद मैंने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लिए। दोनों केसेस में यही है। पहले केस में a 10 था तो 10 dt हो गया, दूसरे केस में a -2 था तो -2 dt हो गया। लिमिट्स मैंने राइट साइड पे टाइम की पुट कर दी है, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी की पुट कर दी है। Okay, any other question relevant to this velocity time curve which any online student want to ask? कोई क्वेश्चन वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। जी, सात सोहेल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर बस इंटीग्रेट तो एक कांस्टेंट आता है यूजुअली, तो देखिए वो कांस्टेंट उस वक्त आता है जब आप इंटीग्रेशन की यानी बाउंड्री कंडीशंस पुट ना कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जनरल लिमिट्स में इंटीग्रेट करें तो आता है। यहाँ आप चूंकि बाउंड्री कंडीशंस पुट कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगा। ये तो मैथमेटिक्स आपने, मैं अज्यूम कर रहा था कि आपने मैट्रिक एफएससी या एटलीस्ट कैलकुलस में पढ़ा हुआ होगा कि जब आप लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? काइंडली जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो आपस में बात ना करें। जी, अब्दुल्ला लियाकत, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर जो सेकंड फेज की इक्वेशन बनाई है इंटीग्रेशन में, भी एक बार दोबारा बता दें। देखें वो फिर मुझे इंटीग्रेशन समझानी पड़ेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का तरीका नहीं, ये जो इस पे रेंज जो लगाई और जो माइनस वाला साइन है, ये वाला पार्ट सिर्फ देखें। ये जो माइनस वाला, ये -2 की बात कर रहे हैं? यस सर। देखिए -2 तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि फॉर द सेकंड फेज एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तरह से ये dv = a dt है, लेकिन a -2 है तो इसलिए मैंने -2 की वैल्यू यहाँ लगाई है। सो ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। ओके, जहां तक ताल्लुक इन रेंज का है, तो अभी हमने बात की थी कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इरेटिक मोशन, आपकी जो फर्स्ट फेज की फाइनल बाउंड्री कंडीशंस हैं वो सेकंड फेज की इनिशियल कंडीशंस बन जाती हैं। सो लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूं, आप विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो है वो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वेलोसिटी की फाइनल बाउंड्री कंडीशंस क्या थी फर्स्ट फेज की? इट इज 100 मीटर पर सेकंड। सो वो सेकंड फेज की आपके पास इनिशियल कंडीशन हो गई हैं। इसी तरह टाइम की फाइनल बाउंड्री कंडीशंस फर्स्ट फेज की 10 थी, तो सेकंड फेज के ऊपर वो इनिशियल कंडीशन बन जाएंगी। तो दैट इज व्हाट इरेटिक मोशन इज ऑल अबाउट। Whatever are the final boundary conditions of the first phase, they would become the initial conditions for second phase. Similarly, अगर आपके पास यहाँ third phase भी होता तो second phase की जो final boundary conditions हैं वो आपकी third phase की initial conditions बन जानी थी। Is it clear? Yes sir. Okay, now moving on to the second part of this question, that is we need to draw the displacement time curve as well. Displacement time curve draw करने के लिए again for the first phase of motion we have the velocity time relationship जो already हमने इससे पिछले slide के ऊपर find किया, that is v = 10t, but we also know that v is ds/dt, so ds would be equal to v dt, ऐसा ही है। तो हमने किया क्या कि ds should be equal to v which is 10t here dt, और उसके बाद मैंने इंटीग्रेट कर लिए विद इन द लिमिट्स फर्स्ट फेज में 0 से लेके s और 0 से लेके t। So the ST relationship would comes out to be S = 5t square. At the end of phase 1, the value of t is 10 seconds. So putting t = 10 in 5t square would give you the value of S to be equal to 500 meters. In other words, at the end of phase 1, this particle is located at a position coordinate of
500 मीटर्स। तो ये तो इसकी s की वैल्यू हो गई। व्हाट अबाउट द st ग्राफ फॉर फेज 1? 5t स्क्वायर क्वाड्रेटिक। किस तरह का पॉलिनोमियल बनना चाहिए, किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए? रादर इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक कर्व। मे बी अगर मैं इसको एस एक्सिस कंसिडर करूं तो कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ बन जाएगा और ये फाइनल वैल्यू आपके पास 500 मीटर हो जाएगी एस की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now moving on to the second phase of motion, which is from 10 till 60 seconds. This is the second phase of motion, for which in the previous slide you have found the velocity time function to be equal to minus 2t plus 120. याद है ये function जो अभी हमने find किया था इस पिछली slide में? So since v is ds by dt, again ds should be equal to v dt. So ds should be equal to v, which in this case here is minus 2t plus 120 dt. Condition वही लगानी है कि the final boundary conditions of phase 1 should now become the initial conditions of phase 2. That is, ये जो 500 meters है ये आपके पास s की इनिशियल कंडीशन के तौर पे आ जाएगा फेज 2 की। इसी तरह ये जो टाइम का 10 सेकेंड्स है ये आपके पास इनिशियल कंडीशन आ जाएगा फॉर दिस सेकेंड फेज ऑफ मोशन। सो 500 से लेके s और 10 से लेके t तक आपने इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। इन लिमिट्स का काइंडली आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जल्दी में करते क्या है कि आंखें बंद करके, हमेशा चूंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि लोअर लिमिट को 0 पुट करने की, तो आंखें बंद करके हम लोअर लिमिट को 0 पुट कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काइंडली आपने जब भी इरेटिक मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो आप उसको चूंकि फेज वाइज एनालिसिस उसकी कर रहे हैं तो आपने इन बाउंड्री कंडीशंस का बहुत ख्याल रखना है। ओके, नाउ वंस यू इंटीग्रेट इट, द लेफ्ट हैंड साइड वुड बिकम s minus 500, द राइट हैंड साइड वुड बिकम द इक्वेशन जो कि आपको शो की गई है। द फाइनल कंडीशन जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो एस टी रिलेशनशिप है, दैट कम्स आउट टू बी एस इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 120t minus 600. So this is going to be the ST relationship for the second phase of motion. अब चूंकि ऑलरेडी हमने इससे पिछले स्टेप में फाइंड कर लिया है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड फेज व्हाट वाज टी डैश, इट वाज टी डैश की बात कर रहा हूँ जिस पे जाके वो रुक रहे हैं, it was 60 seconds. So putting the value of t to be equal to 60 would give you the value of s to be equal to 3000 meters. So at the end of 60-second time period, this particle is located at a position coordinate of 3000 meter. But again, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती में टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी 3000 प्लस 500 इक्वल टू 3500 करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी 3000 में वो 500 शामिल हुए हुए हैं जो आपने बाउंड्री कंडीशन में अपने शामिल किए। सो दिस 3000 इज द ओवरऑल पोजीशन कोऑर्डिनेट जिसके ऊपर इस पार्टिकल ने 0 से 60 सेकंड्स के दौरान ट्रेवल किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन जो यहाँ फिजिकली स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो पूछना चाहें रिगार्डिंग दिस होल एग्जाम्पल 12-7 और स्पेसिफिकली ये एसटी ग्राफ के हवाले से या उसके फंक्शन के हवाले से? अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हाँ, देखें, अब उसके दो तरीके हैं ग्राफ बनाने के। आपको पता है कि टी स्क्वायर है और वो भी नेगेटिव टी स्क्वायर आ रहा है, तो बनना तो इसकी कर्व भी बननी चाहिए। लेकिन पहला तरीका क्या है जिसमें आपका टाइम ज़ाया होता है? आप इस 10 और 60 सेकेंड्स के दौरान, जिस तरह इसने कहा टेबल, आपको 3, 4, 5 पॉइंट्स लेके मुख्तलिफ टी के ऊपर मुख्तलिफ एस की वैल्यू फाइंड कर दें, उनको डॉट्स लगा के आप मार्क कर दें और आखिर में उन डॉट्स को ज्वाइन कर दें कर्व की मदद से। इसमें प्रोबेबली आपके 10 से 15 मिनट, शायद 10 से 15 तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 5-7 मिनट तो ज़ाया हो रहे होंगे। मुझे आपसे वो एग्जैक्ट कर्व नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ कि आप एक सिंबॉलिक कर्व जो है वो ड्रॉ कर दें, अपना टाइम बचाएं। एग्जैक्ट कर्व ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सिंबॉलिक कर्व आप ड्रॉ कर दें। अब वो सिंबॉलिक कर्व में फिर बात ये आएगी कि कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड किस तरह आप ड्रॉ करेंगे। अगेन चॉइस अप टू यू, कोई एक कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टाइम अपना ज़ाया ना करें एग्जैक्ट कर्व ड्रॉ करने में। सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर ग्राफ के पहले 10 सेकंड्स में इट इज गोइंग टू बी दिस कर्व, और अगले 10 सेकंड में क्योंकि माइनस टी स्क्वायर है तो उस कर्व की शेप थोड़ी सी इसने तो एग्जैक्ट कर्व बनाई हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एग्जैक्ट कर्व नहीं मान रहा, मैं आपसे कहता हूँ कि कोई एक सिंबॉलिक कर्व आप ड्रॉ कर दें जो कि उस पैराबोलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो। जी, कौन सा 600 की जगह? मुझे तो 500 ही नजर आ रहा है, मैं भी दूर से आपको शायद 600। आप इसकी बात कर रहे हैं?
देखें इंटीग्रेशन हुई है, कोशिश करें कि इसको घर जाके खुद सॉल्व कर लें, लेकिन ये आना इसी तरह है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड को भी देखें ना, लेफ्ट साइड में -500 आ रहा है, उसको राइट पे लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ये सही हुई है। चले इसी बहाने आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव, देखिए आप s का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो आप थ्योरी ऑफ मशीन अभी आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें एक टर्म होती है जो कि एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव से आती है, बट फॉर द टाइम बीइंग चूंकि वो डायनामिक्स में इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, एनी अदर क्वेश्चन जो कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो जो फिजिकल मौजूद हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्पल 12-7, ताकि फिर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ जाऊँ। ओके, दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल 12-7 तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी गुलरेज, आपको अनम्यूट में कर दूं या आप कर सकते हैं अपने आप को? सर कर सकता हूँ जी, तो फिर पूछें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर। ये -t² + 120t -600, ये जरा समझाएं ये कैसे आया सर? देखिए मैंने अभी जिस तरह यहाँ भी कहा है कि यही आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन है, घर जाके इसको कोशिश करें कि एक दफ़ा खुद इंटीग्रेट करके देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कल आपने फिजिकली आना है, आप मेरे पास ऑफिस में आ जाए, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आपको आती होगी, एग्जैक्टली यही चीज़ आनी है, सिंपल इंटीग्रेट करना है ना, बल्कि पिछले स्टेप में मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ भी है। इंटीग्रेट करके आप लिमिट्स पुट करें जो कि 10 से लेके t वाली लिमिट्स हैं, तो आपको एग्जैक्टली यही फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो टुमारो यू कैन कम टू माय ऑफिस और मैं एक सादे पेज पे आपको मजीद इस इंटीग्रेशन को समझा सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर। Any other question which you want to ask apart from integration? नो सर। और कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, so that we can move forward. Okay, since you have no other questions, so let us move to the third set of problem. जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि आपका ये जो टॉपिक है, you can have 3 different types of problem relevant to this topic. The first one are कि आपको ST कर्व गिवन हो और आपसे कहा जाए VT और AT कर्व जनरेट करें। द सेकेंड सेट में आपको AT कर्व गिवन था और आपसे कहा जा रहा था कि VT और ST कर्व जो है वो आप जनरेट करें। द थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम इज कि आपको आइदर VS गिवन हो और आपसे AS फाइंड करने के लिए कहा जा रहा हो कर्व, या AS गिवन हो और आपसे VS कर्व ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा हो। सो लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जांपल व्हिच इज 12-8। अगेन आपके पास एक पार्टिकल है व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, and for the first phase of motion the velocity is changing with respect to s as per the relationship shown to you, that is v equal to 0.2 s plus 10. For the second phase of motion which is from 200 till 400 feet, the velocity is constant which is 50 feet per second. So आपके पास again दो phases of motion है, पहले फेज में vs का रिलेशनशिप आपको लीनियर गिवन है, फॉर द सेकेंड फेज ऑफ मोशन आपके पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द रेलेवेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या एएस ग्राफ जो है वो आपने बनाना है, और साथ साथ आपने एक और चीज़ भी डिटरमिन करनी है विच इज़ द टाइम नीडेड फॉर दिस मोटरसाइकिल टू रीच अ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ 400 फीट। तो ना सिर्फ आपने एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व जनरेट करना है, बल्कि आपने जो है वो टाइम भी फाइंड आउट करना है जिस तक पहुंचते पहुंचते, यानी 400 फुट तक पहुंचते पहुंचते ही कितना टाइम जो है वो ये मोटरसाइकिल कंज्यूम कर रही है। सो आई होप के द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या एएस कर्व। इससे हम अपना क्वेश्चन जो है या सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एएस ग्राफ जो कि आपको शो किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको v इक्वल टू 0.2 s प्लस 10 ना गिवन होता, नो टॉकिंग आप दोनों काइंडली, तो अगर आपको ये वेलोसिटी और s का जो रिलेशनशिप है 0.2 s प्लस 10 फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन ना गिवन होता, तो आप उसी तरह y इक्वल टू
mx प्लस सी करते हैं। यहाँ तो इवन आपको सी फाइंड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि दिस ग्राफ इज कटिंग द y एक्सिस एट 10, सो आपके पास डायरेक्टली y इंटरसेप्ट 10 आ जाना था। स्लोप का जहां तक ताल्लुक है तो वो 50 माइनस 10 ओवर 200 माइनस 50 हो जाता, 50 माइनस 10 ओवर 200 माइनस 0 हो जाता, तो आपको 0.2 उससे मिल जाना था स्लोप। सो अगर ये फंक्शन ना गिवन होता, यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टू डेवलप y इक्वल टू mx प्लस c वाला फंक्शन यूज करते हुए। ओके, AS ग्राफ की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द इक्वेशन और रिलेशनशिप व्हिच इज रिलेटिंग A, S and V? Do you remember that kinematic equation? ADS equal to VDV. So we are going to use this relationship here, which is ADS equal to VDV. But since here V is defined to us as a function of S, तो हम करेंगे क्या कि ADS equal to VDV को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और हम इस DS को इस साइड के ऊपर ले जाएंगे। So our equation would become A equal to V dV by ds। अगर यही हमें a एज अ फंक्शन ऑफ s के तौर पे डिफाइन होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते। अब चूंकि हमें v एज अ फंक्शन ऑफ s के तौर पे डिफाइन है और a फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और ds को हम उस साइड पे ले जाएंगे ताकि हम v को विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो डिफरेंशिएट कर सकें। इज इट क्लियर? ये पहला स्टेप हर एक को क्लियर है? इसी में कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको vs के बजाय as का ग्राफ गिवन होगा। उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप ADS इक्वल टू VDV आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करके अपना वो v का वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ चूंकि v एज अ फंक्शन ऑफ s के तौर पे गिवन है, तो इट मींस कि आप v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो आपने ds को ऊपर जो है वो ले गए। सो योर इक्वेशन वुड बिकम a इक्वल टू v dv बाय ds। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ वापस आए। जिस तरह भी बात हुई, आपके पास a इक्वल टू v dv बाई ds हो जाएगा। v आपको ऑलरेडी फर्स्ट फेज के लिए गिवन है। वी आर नाउ कंसीडरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन विच इज फ्रॉम 0 till 200 फीट। सो फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s इज गिवन टू s as 0.2 s plus 10। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है कि dv बाई ds फाइंड करना है। So dv by ds क्या होगा? If v is defined to us as 0.2 s plus 10, dv by ds क्या होगा? The first derivative of v with respect to s. So what is going to be that first derivative of v with respect to s? 0.2 s का derivative 0.2 हो जाएगा, 10 का derivative 0 हो जाएगा। So overall d by ds would be equal to 0.2। So dv by ds is आपके पास 0.2 आ जाएगा for this particular case। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है जब ये डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, since in this case v is defined to us as a function of s, तो dv by ds आपके पास सिंपली इस तरह आ जाएगा। लेकिन कभी आगे सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपके पास से, बल्कि चलें उस सिचुएशन को हम अगले टॉपिक में जो आज स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि मे बी y आपको एज अ फंक्शन ऑफ x के तौर पे डिफाइन हो रादर देन एज अ फंक्शन ऑफ t, और आपसे कहा जा रहा है कि dv by dt फाइंड करें, तो वो क्या हो जाएगा? तो चेन रूल याद है, dv by dx इंटू dx by dt। तो कहीं कहीं आपको वो चेन रूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस टॉपिक में नहीं, अगले टॉपिक में उसकी बात आएगी। यहाँ तो ऑलरेडी v आपको एज अ फंक्शन ऑफ s के तौर पे डिफाइन है, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू s, dv by ds आप फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपने किया क्या? a आपके पास था v which is 0.2 s plus 10 and dv by ds which is equal to 0.2। At the end of first phase the value of s was 200, so putting the value of s equal to 200 will give you the value of acceleration to be equal to 10 feet per second square। That is, this particle would have a value of acceleration to be equal to 10 foot per second square at the end of phase। clear है यहाँ तक? Okay, what should be the graph look like? A और S का ग्राफ अगर मैं फर्स्ट फेज का बनाऊं तो कैसा बनना चाहिए ये ग्राफ, जिससे पूछा जाए। अगेन बाकी लोग खामोश हैं जो फिजिकली यहाँ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ AS लुक लाइक? बिल्कुल ठीक है। आपके पास चूंकि रिलेशनशिप a और s का 0.2
04s प्लस 2। इट मीन्स कि आपके पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कहाँ से शुरू होनी चाहिए वो लाइन? जस्ट अ मिनट, हमजा को बताने दें। वाई इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वही बात है कि हमारा चूंकि एक कॉन्सेप्ट या एक परसेप्शन बनी हुई है कि हर चीज हमने ओरिजिन से स्टार्ट करनी है या हमेशा लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, तो इसी में तो मैं कह रहा हूँ कि लोग गलती करते हैं। जी हमजा दोबारा सोचें, यू कैन आइडेंटिफाई कि ओरिजिन के बजाय कहीं और से स्टार्ट होनी चाहिए। जी हमजा से पीछे जो बैठा हुआ है, आपका क्या नाम है? हमजा ही है। ओके, आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ, हमजा ने तो कहा कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, एग्रीड, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप पे बनी तो स्ट्रेट लाइन चाहिए किसी एंगल पे, या स्लोप उसकी 0.04 होगी, बट वेयर शुड दैट ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम? जी फर्स्ट स्टूडेंट। जो इक्वेशन है इसके अंदर हम 0 पुट करते हैं तो आता 10 आता है, तो इस वजह से हम 10 से स्टार्ट करेंगे। यार एक और बात है, इस इक्वेशन को जरा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट हियर? 2. So if the y-intercept is 2, this graph should start from 2 till 10. ठीक है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए which is starting from 2 till 10. तो इसको सिंपल कंपेयर कर लें mx प्लस c से। स्लोप आपके पास, अभी आपने ही जवाब दिया था किसी ने कि स्लोप 0.04 है, तो जब स्लोप m 0.04 है तो c आपके पास इसी इक्वेशन से नजर आ रहा है कि 2 है, तो y इंटरसेप्ट इसका जो है वो 2 आ जाएगा। जहां तक आपका बात कि हम s इक्वल टू 0 पुट करें तो फिर भी तो वो y इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2 ही आएगा ना, तो फिर आपके पास उसी हिसाब से y इंटरसेप्ट 2 आ जाना चाहिए। ओके, फॉर द सेकंड फेज ऑफ मोशन which is from 200 till 400 feet, for the second phase of motion the velocity is constant which is 50 feet per second. So again using the same relationship, a equal to v dv by ds, dv by ds क्योंकि v is constant, dv by ds would be equal to 0 and thereby the acceleration would be equal to 0 for the second phase of motion. So the overall graph for the second phase of motion is going to be like this, कि आपके पास फर्स्ट फेज की स्ट्रेट लाइन आई है और सेकंड फेज पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 2 से स्टार्ट होके 10 तक जो है वो जा रही है और फंक्शन इसका है 0.04s प्लस 2, जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ डिटरमिन कर लिया फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को एएस ग्राफ के हवाले से कोई चीज़ जो ना समझ आई हो, कोई क्यूरी हो आपकी छोटी मोटी जो आप पूछना चाह रहे हो, काइंडली आप जो ऑनलाइन मौजूद हैं, अभी मैं उनसे बात नहीं कर रहा, जो फिजिकली मौजूद हैं उनकी कोई क्यूरी। ओके, नाउ दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, अगर आपको इस एएस ग्राफ के किसी भी स्टेप से कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अगेन गुलरेज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, काइंडली पूछ सकते हैं आप। सर ये जो ADS इज इक्वल टू VDV है, ये कहाँ से आया सर? आपने फर्स्ट वीक के लेक्चर्स आई होप के अटेंड किए होंगे, बिल्कुल या सर अगर किए। नहीं भी किए तो ऑनलाइन वो मौजूद हैं। ड्यूरिंग आवर 2 आवर क्लास हमने जो जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, उनमें 3 हमने जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। द फर्स्ट वन वाज v इक्वल टू ds बाई dt, द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन वाज a इक्वल टू dv बाई dt। अब हमने कहा यह था कि ये जो इक्वेशन 1 और 2 हैं, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम dt को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास ये थर्ड रिलेशनशिप आ जाती थी काइनेमेटिक, विच इज a ds इक्वल टू v dv। सो अगर आपको वो याद नहीं है तो काइंडली उन लेक्चर्स को एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें। इज इट क्लियर? ठीक है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जो कि कोई ऑनलाइन स्टूडेंट करना चाहे? अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें टाइम भी फाइंड करना है जो कि अभी हम करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एएस ग्राफ में कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आऊँ, वी नीड टू डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर दिस मोटरसाइकिल to reach a position coordinate of 400 feet. Again, those who are physically present here, the second student, आप बता सकते हैं वो टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? The third student.
आप बताना चाह रहे हैं? जी बताएं। डेफिनेटली हम करेंगे क्या कि ऑलरेडी फॉर द अगेन फेज वाइज हमने चलना है. फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ मोशन वी वर गिवन दैट v equal to 0.2s plus 10, but we also know that v is basically ds by dt. so हम करेंगे क्या कि dt को एक साइड पे ले जाएंगे और s वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे. so dt would be equal to ds by 0.2s plus 10. यहाँ तक क्लियर है रेक को? ओके अब हम सिंपली जिस तरह उन्होंने कहा, क्या आपका क्या नाम है? अहमद ने जिस तरह कहा उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट. सो क्योंकि यहाँ dt के हिसाब से कर रहे हैं, सो 0 to t, यहाँ ds के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम इसको 0 से लेके s तक इंटीग्रेट कर देंगे. वंस वी इंटीग्रेट इट, लेफ्ट साइड पे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, हमारे पास t आ जाएगा. व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? 0.2s plus 10 इन द डिनोमिनेटर. ये किस चीज का इंटीग्रल है, कुछ याद है? नेचुरल लॉग का इंटीग्रल है, लेकिन नेचुरल लॉग के इंटीग्रल में तो वो 0.2 तो नहीं आता. बतौर कांस्टेंट हम इसको बाहर, यानी हम बाहर क्या करेंगे कि 0.2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. जो ऊपर वाली चीज है वो अंदर जाके उसको नेचुरल लॉग बना देगी. जो नीचे 1/0.2 है वो कितना होता है? 1/0.2 इज बेसिकली 5. सो 5 आपका ये आ जाएगा, 5 नेचुरल लॉग ऑफ 0.2s plus 10. अगेन थोड़ा सा कोशिश करें कि वो जो मैंने आपसे कहा है कि अपेंडिक्स 1 या 2 है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें. बेसिक फार्मूलों के हवाले से आपकी कैलकुलस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कौन कौन से फार्मूले आपको जो है वो इस्तेमाल करने होंगे. तो दिस इज बेसिकली द नेचुरल लॉग फार्मूला, लॉग 0.2s plus 10. आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास t जो है वो 5 नेचुरल लॉग ऑफ दिस -5 10 आ जाएगा. पुटिंग द वैल्यू, आपके पहले फेज के बाद s की क्या वैल्यू थी? इट वाज 100. so putting of s equal to 200 will give you the value of time to be equal to 8.05 seconds. in other words, आपका जो पहला फेज है यानी 200 फुट का डिस्टेंस जो है that is being covered in 8.05 seconds. यहां तक क्लियर है रेक को? काइंडली ये नेचुरल लॉग वाला जो चीज है उसको एक दफा जाके रिवाइज कर लें कि नेचुरल लॉग क्या होता है. उसका सिंपली हम करते थे dx बाय, क्या फॉर्मूला था, कुछ याद है? नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का. चलें वो आपको मैं एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, एक दफा जाके जस्ट उसको गो थ्रू कर लें. ओके नाउ कमिंग टू द सेकंड फेज ऑफ मोशन. जिस तरह अभी हमने बात की फर्स्ट फेज आपका 8.05 सेकंड्स में कवर हो रहा है. फॉर द सेकंड फेज ऑफ मोशन द वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. सो वंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आपके पास दो चॉइसेस हैं सोल्यूशन की. मैं दोनों चॉइसेस आपको यहाँ समझाता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप एक इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडरिंग द फर्स्ट मेथड कि आप 200 से 400 फीट के दरमियान कहते हैं कि वेलोसिटी इज 50 विच इज कांस्टेंट, और वही तरीका जो आपने फेज 1 के लिए अप्लाई किया था उसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज 50 इक्वल टू ds बाय dt. इन अदर वर्ड्स dt आपके पास क्या आ जाएगा? ds ओवर 50, and then you integrate it. but once you are integrating it, आप इस चीज का ख्याल रखें जो कि मैंने यहाँ सर्कल की है. That is the final boundary conditions of the first phase would become the initial conditions of this second phase. so चूंकि यहाँ with respect to time कर रहे हैं, टाइम की ऑलरेडी आपने फर्स्ट फेज की बाउंड्री कंडीशन निकाली है which is 8.05, वो आपने यहाँ पुट कर ली है. जहाँ तक ताल्लुक s का है तो ऑलरेडी आपको s की बाउंड्री कंडीशंस फाइनल पता है फर्स्ट फेज की which is 200 फीट. वो s आपने यहाँ 200 फुट जो है वो पुट कर ली है. अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड पे आपके पास t आ जाएगा इंटीग्रेट करने से. तो लिमिट्स पुट करें t और 8.05 की, तो t माइनस 8.05 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा. राइट हैंड साइड पे 1/50 बाहर आ गया, ds का इंटीग्रल s हो जाएगा. तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे वो s माइनस 200 हो जाएगा. क्या चीज देखें, अभी हम सेकंड उसकी तरफ आते हैं. मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं. आप जो बता रहे हैं दैट इज द सेकंड सोल्यूशन जिसकी अभी हम बात करेंगे. द फर्स्ट सोल्यूशन इज कि जिस तरह हमने स्टेप 1 किया है
0 से 200 के दरमियान, वही स्टेप हम इस पे रिपीट कर देंगे। अच्छा, अब आप करते क्या है कि वंस यू सॉल्व इट, व्हेन s इक्वल टू 400, आप s की 400 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ t टू बी इक्वल टू 12.05 सेकेंड। इट मीन्स के एट द एंड ऑफ सेकेंड फेज द टाइम इज 12.05 सेकेंड। अब ऐसा ना हो कि आप टोटल टाइम के लिए इस 12.05 को ऐड कर रहे हो 8.05 में और आप कहें कि 20.10 जो है वो टोटल टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये जो 12.05 आया इसमें वो 8.05 आपने शामिल किया हुआ है। जिस तरह से पिछले केस में जब हम पिछला प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमने कहा था कि इनको ऐड नहीं करना, ऑलरेडी आपकी लिमिट्स में वो इंक्लूड हुआ हुआ है। सो दिस 12.05 इज बेसिकली द टोटल टाइम विच दिस पार्टिकल हैज टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 फीट। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? उसके बाद फिर मैं दूसरे सोल्यूशन पे भी आता हूं जो कि तारिक जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू यूज दैट कॉन्स्ट, देखिए सेकंड फेज में क्या है, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आप किसी और तरीके से भी ये टाइम फाइंड कर सकते थे। वो क्या तरीका था? कौन सा? जो ओरिजिनल फार्मूला है वो क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे वो बताएं, फिर मैं वो तारिक वाले फार्मूले पे आता हूँ। अच्छा तारिक, एक और बात, चलें आप ये जो कह रहे हैं S इक्वल टू वी टी, ये किधर से आए? वो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? F इक्वल टू S नॉट प्लस वी नॉट टी, है जिसको आप वी टी कह रहे हैं, प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो सिर्फ वी टी क्यों रह गया? बिकॉज S नॉट हमने फिलहाल निकाल दिया। हम कहते हैं कि हमें सिर्फ उस फेस का डिस्टेंस चाहिए। हाफ AT स्क्वायर किधर गया? सिंस A वॉज 0, तो हमारे पास जो ओवरऑल वो रिलेशनशिप बचेगी वो S इक्वल टू वी टी बच जाएगी। अब अगर आप वो रिलेशनशिप लगाते हैं तो S इक्वल टू वी टी का मतलब क्या है? V इज आपके पास सेकेंड फेज के लिए 50, S आपके पास क्या है? 400 माइनस 200 विच इज 200. So 200 divided by 50 will give you the value of t to be equal to 4. अब चूंकि आपने इस सेकेंड तरीके से जो हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसमें पहली की लिमिट शामिल नहीं की, तो फिर आप इस 4 को 8.05 में ऐड करेंगे तो देन इट विल गिव यू द टोटल टाइम ऑफ 12.05 सेकेंड। तो काइंडली एक बात का ख्याल रखें कि कोई एक तरीका आप सही वाला फॉलो कर लें, या तो आप इससे 4 निकाल के उसको 8.05 में ऐड कर रहे हो तब भी ठीक है, या फिर आप इसी तरीके से उन लिमिट्स को काउंट करते हुए डायरेक्टली 12.05 निकालें। लेकिन काइंडली ये ना करें कि आप कहते हैं टोटल डिस्टेंस 4 में कवर हो रहा है या 8.05 प्लस 12.05 इक्वल टू 20.10 में कवर हो रहा है। कोई एक सही तरीका इस्तेमाल कर लें। चॉइस आपके पास अपनी है। चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, आप डायरेक्टली S इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ उस फेज का टाइम मिलेगा, उसको ऐड कर दें टू द फर्स्ट फेज टाइम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल टाइम। या दूसरा तरीका क्या है कि ऑलरेडी आप ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स ही ऐसी लगाएं कि उसमें वो टाइम ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा हो। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ मौजूद है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस टाइम के हवाले से? आई होप कि आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। Okay, so those who are attending online, if you want to ask any question regarding this particular problem, you may ask. Otherwise, we are going to move towards the exercise problem. जी नहीं, ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस तरह मैंने कहा था कि 2 घंटे वाली क्लास में हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ एक ही गो में रिकॉर्डिंग हो ताकि इसको अपलोड करना भी आसान हो। तो कोशिश यही होगी कि बजाय 10:30 पे छोड़ने के आखिर में 5 मिनट के बजाय आपको 10 मिनट की ब्रेक दे दी जाए और 10:15 से 10-20 के दरमियान आपकी क्लास में खत्म कर दूं ताकि वो ब्रेक आपको लंबी मिल जाए। ठीक है? ओके, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक हमने एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो है वो करना है एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उस टॉपिक को फॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीक लेक्चर्स। जी, कोई हैंड रेज नहीं हुआ, so it means के all the things are clear to all. So let us move to the final problem of this topic. Now this problem is relevant to again the third set of problem, जिसमें मैंने कहा था कि या तो आपको VS गिवन होगा और आपसे AS फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होगा जिस तरह अभी अपनी एग्जाम्पल सॉल्व की है, या हो सकता है आपको AS गिवन हो और आपसे
vs डिटरमिन करने के लिए कहा जा रहा हो. So this particle starts from rest and travel along a straight track with the acceleration deceleration curve as defined by the graph. That is for the first phase, which is from 0 to 200 meters. This particle has a AS relationship, which is A equal to 0.1 S plus 5. For the second phase, this particle is decelerating at a constant rate of minus 15 meter per second square. So you need to construct the relevant VS graph. एक तो VS graph बनाना है आपने इस AS graph से, and then since it is decelerating, ultimately it is going to stop. So what is going to be the S dash which this particle has traveled before it comes to rest again? दो चीजें आपने फाइंड करनी है, the VS graph as well as the S जिस पे जाके ये रुक रहा है. Okay, starting with the AS graph. अब again इसमें कौन सा रिलेशनशिप लगेगा? ADS equal to VDV. But since here A is defined to us as a function of S, so हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हुए V फाइंड करेंगे, rather than पिछली एग्जाम्पल के केस में चूंकि V एज अ फंक्शन ऑफ S था तो हमने डिफरेंशिएशन के लिए dV by ds कर लिया था. तो आपने डिपेंड करता है, अगर V एज अ फंक्शन ऑफ S है तो डेफिनेटली dV by ds आप करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे. अगर A एज अ फंक्शन ऑफ S है और V फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर आपने इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस्तेमाल करना है. So for the first phase of motion, which is from 0 till 200 meters, V dV equal to A ds. So आपके पास A defined as 0.1 s plus 5 for the first phase of motion. Left side पे आपके पास V था. Okay, अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? V square over 2. राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा? 0.1 s का इंटीग्रल 0.1 s square divided by 2, 5 का इंटीग्रल 5s हो जाएगा. तो यहाँ जो v square by 2 आ रहा है उस 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आएगी v square equal to 0.1 s square plus 10s. So v would become under root of that function. अंडर रूट वैसे अगर मैं रिप्लेस करूं तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं? 1/2 के तौर पे लिख सकता हूं. सो हमारे पास v इक्वल टू 0.1 s स्क्वायर प्लस 10s आ गई. हम s की पहले फेज की लिमिट्स पुट करें 200, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल टू 77.5 मीटर पर सेकेंड. सो एट द एंड ऑफ फेज 1 the particle is moving with a velocity of 77.5 meters per second. What should be the graph look like? The VS graph for this first phase of motion. Again, it is going to be a curve. वही बात है कि कोई एक symbolic curve आप जो है वो draw कर दें just to represent के वो एक parabolic function को represent कर रही है. पहला part clear है रेक को? किसी को कोई doubt इस पहले part के हवाले से? Okay, for the second part, which is from 200 till s dash, आपके पास रिलेशनशिप वही है v dv इक्वल टू a ds, लेकिन यहाँ आप a की वैल्यू क्या हो गई है जो कि आपके पास -15 थी for the second phase of motion. So putting this value of a in this relationship and then integrating both sides, but make sure that you are putting the correct limits here. For the first phase of motion, the final boundary conditions of velocity were 77.5. So putting that 77.5 as the initial velocity condition for phase 2. Similarly, for the first phase of motion, the final s was 200 meter या 200 feet जो भी है, आपने उसको put कर दिया initial boundary conditions के तौर पे for the second phase of motion, and then you integrated v square over 2 minus 15 s minus 200. ये आपके पास relationship आ जाएगा. Again 2 को आप उधर ले जाएं, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे द फाइनल रिलेशनशिप वुड बी v इक्वल टू -30s प्लस 12006.25 होल रेज़ टू पावर 1/2. क्लियर है यहाँ तक ये फंक्शन तक? अगेन इसका कर्व कैसा बनना चाहिए? अगेन इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक कर्व, यानी आपका पैराबोल है, आपका जो फंक्शन है वो 1/2 की पावर के साथ है, तो एक कर्व बनेगा, वो उसको सिंबॉलिकली आप किसी भी एक कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट एट व्हाट पॉइंट दिस कर्व शुड जॉइन द एस एक्सिस?
जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमने कहा यही है कि ये डिसेलरेट हो रहा है. वंस दिस पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग, it means ke at the end of phase 2 it is going to stop. So once that particle stops, the value of v at the end of phase 2 would be equal to 0. So putting the value of v to be equal to 0 in this relationship will give you the value of s to be equal to 400.2 meter. So this particle would be at a position coordinate of 400.2 meters at the end of phase 2. Again, ऐसा ना हो कि आप इस 400.2 को 200 से ऐड करें और कहें कि 600.2 पे जाके रुका. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑलरेडी आपके ये सेकंड फेज है, इसमें पहले फेज की 200 वाली शामिल है. सो एट द एंड ऑफ दिस फेज 2 इट वुड बी हैविंग अ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ 400.2 मीटर रादर देन 600.2 मीटर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? दोज हु आर ऑनलाइन, आई होप के आपको भी क्लियर होंगी तमाम चीजें. कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? ओके, सो नो क्यूरी मींस कि हम इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं. व्हाट वाज द लास्ट पार्ट, कोई याद है इससे पिछली स्लाइड पे? और क्या हमने फाइंड करना था? तो ग्राफ तो अभी बात हुई कि हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा. टाइम भी हमने फाइंड करना था. आर यू श्योर कि टाइम फाइंड करना था? हमने एस डैश फाइंड करना था, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. टाइम का तो जिक्र ही नहीं हुआ था. सो इट मीन्स दैट अवर प्रॉब्लम इज नाउ कंप्लीट. मजीद इसमें कोई चीज जो है वो नहीं बची है. एनी क्यूरी रेलेवेंट टू दिस होल टॉपिक जो आपकी समझ ना आई हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अब हमने देखें हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. इन चार के अलावा और किसी तरह का प्रॉब्लम इस टॉपिक में पॉसिबल नहीं है. या एस टी से वी टी ए टी, या एटी से वीटी और एसटी, दोनों हमने दोनों तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं. एएस से डीएस, एएस से वीएस या बीएस से एएस, अगेन दोनों तरह के प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो अब एक्सरसाइज के जितने प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए कहें वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा टाइम बचता है उसके अलावा जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी उतनी ही डाउट जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी, उतनी ही बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी और इवेल्युएशन में आप उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. So try to solve as many number of problems as possible in order to have a better understanding of this particular topic. Okay. So shall we move on to the next topic? No? चलें उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे या चलें कल कर लेंगे? कल कोई क्लास है? Okay, so let us stop today's lecture here. वैसे भी चूंकि इंट्रोडक्शन अगर हमने किया भी इंट्रोडक्शन वैसे ज़बानी हम बता सकते हैं कि up till this point we have considered the rectilinear motion of a particle. That is, that particle was constrained to travel along a straight line. Since that was traveling along a straight line, so we only require one axis. क्योंकि सारे के सारा मोशन उसी एक एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा था, so we only require one axis to define the kinematics of that particle. However, from this point onward, we are going to deal with curvilinear motion of a particle in which two or maybe three axes are going to be involved. So, जब तक स्ट्रेट लाइन की बात थी वहां तो हमारा वो अलजेब्राइक स्केलर से काम चल गया था, वेक्टर्स हमने उस तरह यूज नहीं किए थे. बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, सिंस we will be discussing the general curvilinear motion and more than one axis are going to be involved. So आपको वो तमाम काइनेमेटिक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी. वो वेक्टर्स की फॉर्म में जब आप डेवलप कर रहे हैं तो वेक्टर्स के लिए फिर आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट और कोई ना कोई रेफरेंस एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी. दैट रेफरेंस एक्सिस कैन बी आइदर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर्स IJNK, जिसमें हम काइनेमेटिक्स डेवलप करेंगे, और दैट कैन बी द सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हुए हमें काइनेमेटिक्स डेवलप करनी पड़ेगी. या तीसरा तरीका क्या है कि हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जो कि एक तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स की एक्सटेंशन है, उसको हमने यूज करते हुए काइनेमेटिक्स डेवलप करनी होगी. लेकिन बात सारी के सारी वेक्टर्स के ऊपर चली जाएगी, तो हमें फिर जो है वो तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करनी पड़ेगी. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग vectors for our
kinematic equations rather than algebraic scalar quantities. Okay, any student who is attending online, आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं यहाँ से आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ. Okay, so your attendance sheet has been downloaded. अगर आपका कोई क्यूरी नहीं है, so then we are going to stop the recording here और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे on next Monday. Okay, चूँकि आपकी कोई क्यूरी नहीं है, so let me stop the recording of today's class.